कल हमने रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंटरी के बारे में ऐसा थोड़ा सा शुरू किया था, और कल हमने ना सिर्फ एनआरवी वाला काम सीखा है कि एनआरवी फाइंड कैसे करते हैं। अगर एक ही चीज की दो एनआरवी आ जाएंगे तो हायर एनआरवी लेते हैं। एंट्री सीखी थी, और आज हमने फाइफो और वेटेड एवरेज का फॉर्मेट देखते हैं। वेटेड एवरेज का फॉर्मेट थोड़ा सा अपडेट कर देंगे, चेंज कर देंगे, मतलब फाइफो वाला वही पुराना फॉर्मेट रखते हैं, ठीक है। और साथ इसके एक और सवाल हमने करना है कि पीरियोडिक को डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले अभी मैं आपको पीरियोडिक करवाता हूं, आज ये खत्म कर देंगे क्योंकि ये वही सारा पुराना है और सब लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। तो इसको खत्म करके तो फिर सवालों में ही चले जाना है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास अगर आपके पास यूनिट्स अवेलेबल हैं ओपनिंग स्टॉक के 500 एट द रेट ऑफ 10 ईच, आपने परचेज किए यूनिट्स 3000 एट द रेट ऑफ 12 ईच, सेल कर दिए आपने यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर 2200 एट द रेट ऑफ 30 ईच। ये हमारे पास डाटा है। सिर्फ इतने डाटा को हमने इस्तेमाल करना है, और ये ज्यादातर डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर इस्तेमाल होगा। इसलिए इसको ये कॉन्सेप्ट है, ये सवाल ये कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास इस तरह का डाटा आ जाएगा तो इसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है। अगर यहां पर सबसे पहले हमने दो चीजें फाइंड किया करनी है। सबसे पहले आपने फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, ठीक है ना। कॉमन सेंस वाली बात है। 5 तो आपके पास पुराने पड़े थे, 3000 हमने खरीदे, 2200 बेचे, हमारे पास अनसोल्ड कितने पड़े होंगे 1300। फार्मूला अगर आप देखना चाहते हो तो फार्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस जितने खरीदे माइनस जितने सेल किए, ये होगा क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड करने का फार्मूला। और इस फार्मूले से आप यूनिट प्रोड्यूस या परचेज फाइंड कर सकते हो, यूनिट सोल्ड फाइंड कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फाइंड कर सकते हो। तो कभी अगर आपको कोई यूनिट मिसिंग होंगे तो आपने एक फार्मूला लगा लेना है। तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट 500, जितने खरीदे 3000, तो टोटल आपके स्टॉक में आ गया 3500, 2200 बिक गए, 1300 आपके पास अनसोल्ड पड़े हुए हैं। अब इससे आगे कहानी आ जाती है, ये 1300 किस रेट वाले हैं। अगर साइलेंट को ऐसा है तो फाइफो मेथड, और अगर बताया हुआ है तो उसको फॉलो करना है। अगर तो फाइफो मेथड है, साइलेंट केस है। बताओ ये जो 1300 यूनिट है, ये 30 रुपए के हिसाब से वैल्यू होगा, 12 रुपए के हिसाब से होगा, या 10 रुपए के हिसाब से होगा। 510 के हिसाब से होंगे, बाकी 1200 के साथ। अफीफ सारे 12 रुपए के हिसाब से हो गए, जीशान सारे 12 रुपए के हिसाब से, सारे 12 रुपए के हिसाब से, मुकद्दस। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है। हमारे पास 1300 यूनिट पड़ा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन हमारे पास 1300 जो यूनिट है, 2200 बिका है, तो 500 तो पहले वाला बिक गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो ओपनिंग स्टॉक है वो सारा सेल आउट हो चुका है। तो अब जो 1300 यूनिट पड़ा है वो सारे का सारा इस 3000 में से पड़ा होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, जो 2200 बिका है ना, तो क्या वो 2200 3000 में बिका होगा या पहले 500 बिका होगा? तो 500 तो आउट हो गया, वो तो बिक गया। और हम किसको देख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को।
जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपके पास यूनिट्स पड़े हुए हैं 1200, जो 1300 यूनिट पड़े हुए हैं वो एट द रेट ऑफ 12 वाले सारे। देखिए जो दिमाग में कंफ्यूजन हो वो क्लियर करके जानी है, नहीं समझ लग रही पूछ ले, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, ये समझ लग जाती है। तो 1300 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाया करेगा कितना 15600। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट 1300 और उनकी वैल्यू 15600। गॉट इट। अगर यही वाला सवाल वो कहता वेटेड एवरेज से, यहां पर 99% स्टूडेंट इसी तरह से करते हैं, वो देखते हैं कि मेथड कौन सा है, मेथड चेंज तो रेट चेंज। अगर तो ये मेथड आ जाता वो खुद क्या देता कि मेथड है वेटेड एवरेज, तो फिर 12 रुपए वाला रेट इस्तेमाल नहीं करना, एवरेज रेट लेना है। तो एवरेज रेट का फार्मूला देख ले, वो हमेशा वही होता है वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितनी है, प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब है रिटर्न माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय, ऊपर आ जाएगी टोटल वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स या क्वांटिटी कितनी है प्लस जो खरीदे हैं वो कितने यूनिट्स हैं। तो ये वाला रेट 1300 से आप मल्टीप्लाई होगा। FIFO मेथड के अंदर कभी एवरेज रेट नहीं फाइंड करते, गिवन रेट इस्तेमाल होता है, और वेटेड एवरेज के अंदर हमेशा एवरेज रेट इस्तेमाल होता है। और ये एवरेज का फार्मूला है। ये पीरियोडिक है या परपेचुअल है, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर होता है। परपेचुअल में तो कार्ड बनता है, जब भी परपेचुअल का जिक्र आए कार्ड बनाएंगे, और अगर डायरेक्ट, और वैसे भी अगर आपको डाटा सिर्फ इतना से दिया हुआ, बस इतना सा, तो ये परपेचुअल लगाओ पीरियोडिक लगाओ एक ही बात है। अगर सिर्फ इतना डाटा दिया हुआ, अगर डाटा दिया हुआ सेल परचेज फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा सेल परचेज गिवन है, फिर आप सोचोगे ये नहीं पीरियोडिक लगाना है या परपेचुअल लगाना है। इतने डाटा के ऊपर आपने हमेशा डायरेक्ट करना। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को बता सकता है, बताओ ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं आपके पास, 500 किस रेट पर है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5000 प्लस जो यूनिट खरीदे हैं वो कितने हैं, किस रेट पे खरीदे हैं, 12 रुपए के हिसाब से करो मल्टीप्लाई, 36,000 ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस नेट परचेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं 500 प्लस जो यूनिट खरीदे हैं वो कितने हैं। अगर कोई बंदा बैठा ना थोड़ा सा मेंटली तौर पर वो समझता है, तो ये सिंपल है, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट फाइंड किया हमने, और जितने यूनिट खरीदे उनकी वैल्यू डिवाइड बाय यूनिट, तो ये बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट आ गई कितनी 11.7। अब आप लोगों ने जो 1300 क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज से फाइंड करना है, वो फार्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1300 मल्टीप्लाइड बाय 11.7 कितना 1521। कितने लोगों को पहले से ये इल्म था कि वेटेड एवरेज पे आंसर क्लोजिंग स्टॉक का कम आना है और FIFO में ज्यादा आना है। क्या वजह है कि वेटेड एवरेज का आंसर कम आया है, प्राइसेस बढ़ गई हैं, 10 से 12 रुपए हो गया। FIFO मेथड के अंदर कीमतें बढ़ रही हो तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर ज्यादा और वेटेड एवरेज में कम आता है, और अगर कीमतें कम हो रही हो तो FIFO में कम आता है क्लोजिंग स्टॉक का आंसर और वेटेड एवरेज में ज्यादा आता है। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। ये एक सिचुएशन है, ये अक्सर हमें पेपर में कहीं ना कहीं मिलेगी कि हमें जब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा, वो हमें इतना एक सेट डाटा दे देगा, अगर वो FIFO या साइलेंट होगा तो हम वो 12 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर वो वेटेड एवरेज क्या देगा तो फिर एवरेज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो जाएगा ये सवाल। आगे चले फिर, चलिए एक छोटा सा सवाल मुझे करके दे दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, फिर आगे चलते हैं। आपके पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट हैं
ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। आपने जो परचेज किया वो 1500 यूनिट खरीदे एट द रेट ऑफ 14 ईच। आपने ये यूनिट सेल कर दिए, आप यूनिट सेल कर दो 1000 एट द रेट ऑफ 30 ईच। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करो फाइफो से भी और वेटेड एवरेज से भी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है आपने फाइफो से भी और वेटेड एवरेज से भी। अच्छा, फाइफो से आप कह रहे हो 23,000 और वेजिटेबल से 2070। चलें, बाकी लोग भी अपना अपना आंसर। पहला आप कह रहे हो 23800 है और 20777, ये दूसरा आंसर है। पहला 23 और दूसरा पहले 23,000 है, दूसरा है 20,774। 20,474, 774 मतलब बीस 20,774। चले देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो फाइफो मेथड को देखते हैं। पहले तो ये चेक करें ना हमारे यूनिट हैं कितने। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट हमारे पास कितने हैं? 1700। ओपनिंग थे 1200 प्लस 1500 माइनस 1000। ओके होगी बात। अब हमारे पास जो 1700 यूनिट पड़े हुए हैं अनसोल्ड, वो हमेशा होते हैं लास्ट परचेज। फाइफो में क्या होते हैं? अब लास्ट परचेज तो 1500 है, ये सारे अनसोल्ड हैं और मजीद 210 रुपए वाले भी हैं। सारे के सारे 14 वाले तो हैं ही नहीं। आपके पास 1700 क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो क्या 1700 आपके पास 14 रुपए वाले हैं भी सही या नहीं? वो तो है टोटल 1500। तो ये देखना होता है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 1000 यूनिट बिका है, फास्ट इन फास्ट आउट है। आपके पास पहले 1210 रुपए वाला पड़ा है, तो 1000 तो यहां से आउट हुआ है, 200 यहां से भी अभी अनसोल्ड है और 14 रुपए वाला सारे का सारा अनसोल्ड है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2000 आ जाएगा और ये 21,000 आ जाएगा और आपके पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? ये कॉन्सेप्ट समझ लगा? याद रखें 99% ऐसा होता है कि लास्ट परचेज में पूरा हो जाता है, बट कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है, वो जानबूझ के कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए टेस्ट करता है
कि भाई इसको ये भी पता है ना कि वो यूनिट्स कौन से अवेलेबल पड़े हुए हैं। उसके बाद एवरेज रेट फाइंड कर लेते हैं। एवरेज रेट ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 12,000 प्लस 21,000 वैल्यू फाइंड करें डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक का यूनिट 1200 और जो खरीदे रेट कितना आ रहा है 12 पॉइंट पूरा पूरा। अब आपका जो 1700 यूनिट पड़ा हुआ है वेटेड एवरेज में यूनिट अलग नहीं करते, फाइफो में अगर रेट अलग है तो यूनिट अलग अलग मल्टीप्लाइड बाय 12.2 20 चलो और जो मर्जी लिख लो, ठीक होगी बात सर। अच्छा इसमें अगर कोई बात स्टिल किसी को परेशान कर रही है ना पूछे, फिर आगे चलते हैं। अगर कोई बात परेशान करने वाली है तो पूछ ले। ये तो था कि अगर अपरियोडिक सिस्टम हमारा इतना ही है, पीरियोडिक सिस्टम में हमने नेट परचेज कर लेना है और नेट सेल कर लेना है और डायरेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब है वेट परपेचुअल। परपेचुअल में कार्ड बनाना पड़ता है। फाइफो मेथड क्योंकि परपेचुअल में एक बहुत कम आने के चांसेस है, और अगर फाइफो आ भी जाए ना तो वो आप दोनों से आंसर में फर्क नहीं पड़ता। परपेचुअल में फाइफो मेथड में कोई फर्क, वेटेड एवरेज से फर्क पड़ता है। एक सवाल सिंपल सा हम कर लेते हैं फाइफो को और उसको फिर खत्म कर देते हैं। मेन प्रैक्टिस हमने करनी है वेटेड एवरेज और परपेचुअल सिस्टम की, क्योंकि ज्यादातर सवाल उसका आता है। तो सवाल कर लेते हैं एक छोटा सा परपेचुअल सिस्टम पे चलते हैं। इसको फुल डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप लोगों ने तो ये पढ़ा ही नहीं हुआ परपेचुअल पीरियोडिक। अच्छा इन्वेंट्री के अंदर है, इन्वेंट्री पे तो ठीक है। मैंने कहा शायद मैन्युफैक्चरिंग तो आपके सिलेबस से निकाल दिया। हाँ चलिए परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम के अंदर सबसे पहले अगर हम फाइफो की बात करें, एक कार्ड बना लेते हैं, वही पुराना कार्ड बनाते हैं, उसी को लेकर चलते हैं कि सपोज आपके पास ओपनिंग स्टॉक है ट्रांजैक्शन नंबर 1 का 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 ईच। दूसरी ट्रांजैक्शन है आपने खरीदे 500 यूनिट at the rate of 12 each। तीसरी ट्रांजैक्शन है सेल किए 400 यूनिट at the rate of 25 each। फिर परचेज किए 1000 यूनिट 14 के हिसाब से। फिर आपने सेल कर दिए 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 25। बस इतने से ही काम चलाते हैं। अब इस सवाल के अंदर वो हमसे 3 बातें पूछ सकता है। एक वो कहेगा कि आप मुझे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करके दे दें। एक वो पूछ सकता है कि आप मुझे नेट प्रॉफिट फाइंड करके दे दें, क्लोज कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके दे दें। मतलब रिक्वायरमेंट में वो क्या क्या पूछ सकता है। नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ सेल, और नंबर 3 ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा इन केस ये रॉ मटेरियल का सवाल होता तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल फाइंड हो जाएगा। ये तो फाइंड होगा ही नहीं क्योंकि रॉ मटेरियल से प्रॉफिट थोड़ी आना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। ये क्या फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। फिर आएगा कॉस्ट जो आपने इशू किया है मटेरियल, वो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड
क्या आएगा? रॉ मटेरियल, क्योंकि ये फिर रॉ मटेरियल होगा। तो याद रखिए, क्योंकि अब हम मैन्युफैक्चरिंग का भी साथ पढ़ रहे हैं, तो अगर ये रॉ मटेरियल का कार्ड बनेगा तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल के आंसर आएगा ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगा, फिर ये क्या माना जाएगा? रॉ मटेरियल इशू फॉर प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल, क्योंकि पेपर में यही सवाल है ना, रॉ मटेरियल का ही। तो अब अगर हम देखें, हमारे पास यहां पर डेट या ट्रांजैक्शन का नंबर आ जाएगा, यहां पर आप लिख लोगे हेडिंग में स्टॉक वैल्यूएशन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कुछ लोगों ने तो ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, उनको तो याद होगा, बट कुछ लोगों ने पुराना पुराना पढ़ा हुआ है। या तो यहां पर लिख देंगे परचेज या रिसीट, यहां पर लिख देंगे सेल या इशू, और यहां पर लिख देंगे बैलेंस। फिर सबके नीचे एक कॉलम बनेगा क्वांटिटी का, एक कॉलम बनेगा रेट का, और एक कॉलम बनेगा अमाउंट का। सबके अंदर एक कॉलम बनेगा क्वांटिटी का, रेट और अमाउंट, फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है। पहले कितने यूनिट पड़े हुए हैं, किस रेट पे, और अमाउंट कितनी है? 1000। साथ साथ ही इसको क्लोज करना होता है हमने। दूसरी ट्रांजैक्शन या अगली डेट, हमने 500 यूनिट खरीदा 12 रुपए के हिसाब से, 500 यूनिट खरीदा 12 रुपए के हिसाब से, कितना आ गया? 6000। फाइफो मेथड के अंदर याद रखें, यूनिट कभी इकट्ठे नहीं होते, बैलेंस में भी कभी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में भी कभी नहीं, कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं करना। तो 100 यूनिट 10 रुपए वाला अलग लिखेंगे और 500 यूनिट 12 रुपए वाला अलग लिखेंगे। जितने यूनिट्स आपके पास इस टाइम मौजूद होंगे वो बैलेंस में लिख देंगे। तीसरे नंबर पर हमने 400 यूनिट बेच दिया, मेथड है FIFO, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो आपने यूनिट बेचे, सबसे पहले 100 यूनिट 10 रुपए वाला सेल किया और 300 यूनिट 12 रुपए वाला सेल किया। यहां पर सिर्फ एक गलती पॉसिबल है कि कुछ लोग रेट 25 रुपए ले लेते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर इस कार्ड के अंदर कभी भी सेलिंग रेट नहीं आ सकता, हमेशा कॉस्ट का रेट ही आएगा, चाहे खरीदो चाहे बेचो। जैसे मैंने ये पेन खरीदा था 10 रुपए का, बेच रहा हूं 15 रुपए का। जब यहां पर लिखूंगा ना तो मैंने ये देखना है इसकी कॉस्ट क्या थी। तो मैंने जो 400 यूनिट बेचा, 100 यूनिट 10 रुपए वाला बेचा और 300 यूनिट 12 रुपए वाला बेचा। तो ये कितना आ जाएगा? 1000, और ये कितना आएगा? 36। बैलेंस कितना पड़ा हुआ है अब? 412। कितने यूनिट बच गए? 200 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से, 200 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से। ये तो MCQ से अदील पास हो गया है। जैसे तू बोंगियां मारता है ना, ध्यान से, क्योंकि वहां पेपर में जल्दी में भी गलती हो जाती है। सवाल आ रहा होता है, आता भी होता है, लेकिन कोई और बस सदका दिया कर। चौथी ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोगों ने 1000 यूनिट खरीदे
1000 किस रेट पे? कितना? 14,000। बैलेंस में कैसे लिखेंगे, इकट्ठे करके या अलग अलग? 200 यूनिट जो पहले पड़ा हुआ है वो 12 रुपए वाला है, और 1000 यूनिट आपके पास आ गया 14 रुपए वाला। पांचवी ट्रांजैक्शन के अंदर हमने सेल किया, पांचवी ट्रांजैक्शन के अंदर हमने सेल किया। हाँ जी, कितने सेल किए? 800 यूनिट। कैसे सेल करेंगे? 200 यूनिट 12 रुपए वाला, 600 यूनिट 14 रुपए, 8400। तो बैलेंस में आपके पास कितने यूनिट रह गए? 400 यूनिट। किस रेट वाले पड़े हुए हैं? 40। कितना? बस बात खत्म होगी। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कोई पूछेगा तो ये यूनिट भी पड़े हैं, रेट भी पड़ा है, अमाउंट भी पड़े, ये क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ गया। अगर फाइफो में परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, उसको वैसे ही डील करना है जैसे हम पीआरसी में करते हैं। फाइफो का सवाल इस तरह से बनाना आज तक नहीं आया, आ भी सकता है कुछ कुछ। हाँ, अगर इसकी एंट्रीज पास करनी है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं है, इस यहां से कोई एंट्री पास नहीं करनी। एंट्री पास करने के लिए आपका सेल और परचेज के कॉलम से एंट्री पास होगी। सबसे पहले परचेज किया तो अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल डेबिट या मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट कैश करें, और इस 4600 से पहले क्या एंट्री पास करेंगे? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। और अगर ये रिटेलर का सवाल है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, और एक सेल की एंट्री भी पास होती है। तब परपेचुअल में सेल की 2 एंट्रीज पास होती है, लेकिन रॉ मटेरियल की एक ही होती है। अगर रॉ मटेरियल खरीदा, मैं रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा, रॉ मटेरियल खरीदा तो एंट्री पास होगी मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेएबल या कैश क्रेडिट 6000। फिर आपने 3 ट्रांजैक्शन में 4600 का मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया, एंट्री पास होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट 4600 से। और अगर इसके अंदर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल होता तो उसकी एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड। फिर उसके बाद मटेरियल खरीदा तो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, और फिर प्रोडक्शन को भेजा तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री। सिर्फ यानी परचेज वाले कॉलम की और सेल वाले कॉलम की एंट्री पास करनी है। जो परचेज वाले कॉलम में आएगा तो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट हो रहा होगा, सेल वाले में मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट होगा। हाँ, रिटर्न है तो रिटर्न का केस की एंट्री पास करते हैं। इस पर हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बस जितना टाइम दे दिया ये भी बहुत है। मेन हम चलते हैं परपेचुअल सिस्टम पे और डायरेक्ट पास पेपर का सवाल करते हैं, जो पेपर में सवाल आया। ठीक है, कुछ सवाल ढूंढते हैं ताकि साथ साथ हमारे पेपर भी हो जाए और क्वेश्चन भी हो जाए, और डर भी लगता है कि घबरा ही ना जाओ, क्योंकि सारे बैठे, जितना मर्जी कोई सवाल मुश्किल हो आसान, घबराते नहीं है। कोई साफ सुथरा सा सवाल देखते हैं कि जिसमें ज्यादा बातें ना उसने बताई हूं। क्या हुआ? परपेचुअल और वेटेड एवरेज का सवाल करने लगे। पेपर में सवाल आता है इसका है, ज्यादातर यही आया हुआ है, लेकिन फाइफो का भी आ सकता है।
अच्छा, एक सवाल करते हैं ताकि ना बच्चों वाले सवाल कर करके आप थक ना जाओ। ये पेपर में सवाल आए हुए हैं पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इसमें जो नई बात आएगी वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ये वो हम छोड़ देंगे। बाकी सवाल करते हैं क्योंकि छोटे छोटे सवाल करके ना वैसे भी ना सेल्फ टेस्ट के जितने भी सवाल है ना ये पास पेपर के सवाल, ठीक है। वो कहता है कि आपने रिकंसाइल फिजिकल इन्वेंटरी बैलेंस एज पर बुक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उसने रिकंसाइल भी पूछा हुआ है और नीचे उसने कहा है कि रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। रिकंसिलिएशन वाला बाद में समझाता हूं, पहले हम इसकी एंट्रीज को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वालिटी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन। क्वालिटी लिमिटेड बिजनेसमैन का नाम है और वॉशिंग मशीन वो बनाता है। द कंपनी यूज परपेचुअल मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बात क्लियर होगी हमें कि हमने वेटेड एवरेज से सवाल करना है, तरीका भी चेंज करने लगा और साथ साथ सवाल भी हो जाएगा, क्योंकि चाहे आपने एंट्रीज पास करनी है, परपेचुअल सिस्टम में कार्ड कंपलसरी है। एंट्रीज वो पूछे आपसे, लेजर्स पूछे, जो भी पूछे, कार्ड बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल वहां से फाइंड होती है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ओपनिंग इन्वेंट्री 100,000 units having 80 per unit. 150,000 units were purchased on 5th June at the rate of 85. लो जी, कार्ड बनाते हैं। नाम है क्वालिटी लिमिटेड है या इंडस्ट्री है? लिमिटेड, क्वालिटी लिमिटेड। उसने कहा है जर्नल एंट्री पास करो और हमने भी लिख दिया जर्नल एंट्री। परपेचुअल सिस्टम है तो यहां पर लिख दें परपेचुअल और ब्रैकेट में लिख दें वेटेड एवरेज। डेट, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट। तो जनरल एंट्री पूछी है ना, हमने एंट्रीज पास करना शुरू कर देनी है जनरल एंट्री से। ये हमारा पहला पेज है वर्किंग शीट के ऊपर। दूसरा पेज ये होगा आपका वर्किंग नंबर 1 लिखोगे और यहां पर लिख दोगे स्टॉक वैल्यूएशन। ये आपका पेपर में दूसरा पेज होगा। यहां पर हम लिखेंगे डेट, यहां पर आपने लिखना है परचेज और इशू, और यहां पर आपने लिख देना है, बल्कि बैलेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है, साथ साथ बैलेंस भी होता जाएगा, सब कुछ एक साथ ही होता है। सिर्फ एक ही कॉलम से काम चलाना है हमने परपेचुअल सिस्टम के अंदर। सबसे पहले आपने क्वांटिटी, क्वांटिटी लिखें, रेट लिखें और अमाउंट लिखें, एक ही कॉलम के अंदर सब लिखना है। क्वांटिटी, रेट और बैलेंस। अगर वो वर्किंग पूछे, सवाल में नहीं पूछेगा तो वर्किंग में कर देंगे, अगर सवाल के अंदर पूछेगा तो ये कार्ड हमने सवाल के अंदर ही बनाना है। कार्ड थोड़ा चेंज करने लगा। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक किस डेट का पड़ा हुआ है? जून, मतलब 1 जून होगा, क्योंकि 5 जून के बाद तो ये खरीद रहे हैं,
1 जून को आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 16 जो भी डेट आगे साल, कितने यूनिट है? 1 लाख। किस रेट पे? 80 के। टोटल कितना हो गया? 80 मिलियन। डन। उसके बाद आपने खरीदे, डेट बताएं, 5 तारीख को आपने कुछ स्टॉक खरीदा, 5, 6, कितने यूनिट खरीदे? 1,50,000। किस रेट पे खरीदे? 85 के हिसाब से। कितनी अमाउंट बनी? 12,75,000,000। डन। इसको बैलेंस करो। 1 लाख में यूनिट ऐड करो, अमाउंट में अमाउंट ऐड करो, यूनिट में यूनिट ऐड करो, अमाउंट को, ये कितना यूनिट आ गया? 2,50,000। ये कितना आ गया? और इनको आपस में डिवाइड करके रेट फाइंड कर लें। इनको आपस में डिवाइड करके रेट फाइंड कर लें। कितना रेट आ गया? पूरा? पहले यहां तक बताएं, जिस बात समझ लगी। सिंपल क्या किया है, जो यूनिट पहले पड़े थे वो लिखे हैं और जो खरीदे हैं वो लिखे हैं, क्योंकि वेटेड एवरेज रेट है। तो अमाउंट को अमाउंट में, ये बेसिकली वही किया है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस परचेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस परचेज के यूनिट, वही काम किया है। इस वैल्यू को आपस में प्लस कर लिया है, इन यूनिट्स को आपस में प्लस कर लिया है, फिर डिवाइड करके रेट फाइंड कर लिया। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ें। ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई, एंट्रीज बाद में बताता हूं, अभी कार्ड सिखाता हूं। 150,000 यूनिट्स वर इशूड फॉर स्टोर फ्रॉम स्टोर। ये क्या है भला? 150,000 यूनिट्स वर इशूड फ्रॉम स्टोर, मतलब प्रोडक्शन को दे रहे हैं। अब यहां से इंतहाई इंपॉर्टेंट बात सुने, ये जो आप रेट फाइंड करोगे ना, एवरेज रेट, ये सिर्फ 2 दफा फाइंड करना है बस, वरना एवरेज रेट गिवन इस्तेमाल करते रहना है। कब चेंज रेट होगा? परचेज और परचेज रिटर्न, बस। इसके अलावा जो कुछ भी हो, रेट कौन सा इस्तेमाल करना है? एवरेज रेट, लेटेस्ट एवरेज रेट। अब आप सेल कर रहे हो, डेट बता सकते हो? 6 जून। देखना जरा, 6 जून कितने यूनिट आपने इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को? प्लस होगा माइनस? 1,50,000 माइनस होगा। रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? गिवन रेट इस्तेमाल होगा। सिर्फ परचेज और परचेज रिटर्न का अपना रेट होता है, वरना हमेशा गिवन रेट इस्तेमाल कर। हाँ जी, 150 को 83 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 1245। बैलेंस नहीं करना अभी, बैलेंस तब भी करना है जब परचेज आएगा या परचेज रिटर्न। बस अगली ट्रांजैक्शन पढ़े, टेक भी करते जाओ साथ। 5,000 यूनिट्स डिफेक्टिव वर रिटर्न्ड फ्रॉम प्रोडक्शन टू द स्टोर। ये हमारा स्टोर है। बताओ, आप लोगों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आ गया स्टोर के अंदर, ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होगा, क्योंकि ये आपका स्टोर है। डेट सेम है या चेंज है? 12 जून। 12 जून को आपका 5,000 स्टॉक वापस आ गया। रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? 83। मैंने कहा ना, 2 जगहों पे बस रेट अपडेट करना है बस, वरना सेम रेट इस्तेमाल कर। परचेज और परचेज रिटर्न। आपको कि सर ये परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न नहीं है, ये तो आपकी आपस में ही दी हुई है। मल्टीप्लाई करो इनको, 4,15,000,000। अभी भी लाइन नहीं लगानी, लाइन लगानी है बस 2 दफा, परचेज के फौरन बाद, परचेज रिटर्न के फौरन बाद।
आगे बढ़ो। अभी 12 जून के बाद आगे 150,000 यूनिट परचेज एट द रेट ऑफ 88.10। अब जरा ध्यान से काम, ये आखिरी बात होने लगी है, सब कुछ इसमें क्लियर होना है। डेट क्या थी? 15। कितने यूनिट खरीद लिए? 150,000। 150,000 यूनिट खरीदे किस रेट पे? 1001 अमाउंट मल्टीप्लाई करें 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 88.10 कितना? 13215। फौरन लाइन लगा दो। जैसे ही परचेज या परचेज रिटर्न लिखोगे फौरन लाइन लगा के बैलेंस करो। अब बैलेंस करो। 250 में 150 माइनस करो, 5 ऐड करो, 150 ऐड करो, कितना? 255। अमाउंट को भी बैलेंस करो। 20750 माइनस 12,450 प्लस 415 प्लस 13,215 2190,930। चेक कर लो जरा साथ साथ, क्लियर होगी बात। अब इनको आपस में डिवाइड कर, एग्जैक्ट समझ लगी? बस ये काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। एंटीज तो बस इस यहां से फाइंड करनी है, एंटीज यहां से पास करनी है, वैल्यू भी यहां पर आ जाएगी, सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। सिर्फ ये कार्ड अपडेट कर दिया मैंने ताकि टाइम सेव हो जाए। यहां पर टाइम बहुत सेव होता है क्योंकि बस वो परचेज और परचेज रिटर्न पे रेट अपडेट करेंगे, वरना वैसे प्लस माइनस करते जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े। हमारे कितनी ट्रांजैक्शन हो गई? 5। On June 17, 50% of the defective units were disposed as scrap at the rate of 20 per unit because these had been damaged on account of improper handling. आपने ये भी सेल कर दिए का, स्क्रैप कर दिए, तो बताओ बैलेंस में क्या होगा? हमने तो बैलेंस को देखना है ना, बैलेंस में क्या फर्क पड़ेगा? जो बैलेंस पड़ा हुआ हमारा कम हो जाएगा स्टॉक या ज्यादा हो जाएगा? कितनी अमाउंट से? डिफेक्टिव यूनिट्स कितने थे? 2500 यूनिट हमने स्क्रैप कर दिए। डन। आगे चलते हैं, 18 जून की तरफ चलते हैं। 18 जून को रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर रिप्लेसमेंट। ये क्या है भला? ये है परचेज रिटर्न। चले अभी यहां तक। डेट आप बता दो, पहली वाली डेट कौन सी है? 17 है और अगली डेट है 18। पहले तो 17 को देखते हैं। 2500 यूनिट आपने आउट कर दिया, रेट कौन सा आएगा? रेट पे तो प्रॉब्लम है सारा, 86 आएगा। गुड हो गया। अमाउंट मल्टीप्लाई करें 215। फिर 18 तारीख को लाइन कब लगाएंगे? परचेज के फौरन बाद या परचेज रिटर्न के फौरन, बस, वरना लाइन नहीं लगेगी। फिर 2500 यूनिट आपने वापस कर दिया, रेट कौन सा इस्तेमाल? जब सप्लायर को वापस करेंगे तो कौन सा रेट इस्तेमाल? उसका अपना जाती रेट, जिस पे हमने उससे खरीदा था उसी रेट पे वापस करेंगे। वो कहता है कि आपने वापस उसको भेज दिया कि मुझे वापस, तो उसी रेट पर वापस करेंगे जिस रेट पे उससे खरीदा था। तो कौन सा रेट इस्तेमाल हो रहा है? 85। क्योंकि उसके बाद, क्योंकि डिफेक्टिव तो अगली परचेज से पहले ही डिफेक्टिव था, तो 85 रेट इस्तेमाल होगा। ये है आपकी प्रॉपर कॉमन सेंस। ठीक होगी बात? आपने ये जज करना है जो वापस कर रहे हो वो कौन से रेट वाला है। आप कह सकते हो आपके पास इस टाइम दो टाइप की परचेजेस पड़ी हुई है। एक परचेजेस पड़ी हुई है आपके पास 88.10 वाली, और एक परचेज पड़ी हुई है आपके पास 85 वाली।
ऐसा ही है ना, आपने रिटर्न किया होगा, जाहिर सी बात है इसके खरीदने से पहले आपने रिटर्न कर दिया, तो कौन सा रिटर्न किया होगा? 85। वैसे उसने उसको वापस किया है कि आप मुझे नया स्टॉक भेज देना। एक तो ये होता है कि आगे देखें कि वो आपको भेज भी रहा होगा कि 19 तारीख को उसने कुछ स्टॉक जो वापस है वो आपको कर दिया, वो जो सप्लायर वापस डिलीवर भी कर देता है। तो इसके लिए आप जो रेट इस्तेमाल पहले वाला हो रहा होगा वही रेट बाद में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसके रेट में हमने चेंज वही लाना है जो रेट बताया होगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं क्योंकि हम वही स्टॉक अपना दे रहे हैं वापस ले रहे हैं, वो कहते रहने दो, एंट्री भी पास ना करो, और कुछ लोग इसकी एंट्री पास कर देते हैं। तो अगर हम एंट्री पास करेंगे तो 2500 माइनस किया किस रेट वाला? 85, मल्टीप्लाई करें 215, 2125 डबल, ये स्टॉक में क्या हो जाएंगे? माइनस। फौरन एक लाइन लगाएंगे, अपना रेट अपडेट कर देंगे। हाँ जी, 250,000 बच गया। अमाउंट बता दें और यहां पर एक स्टार लगाएं, क्योंकि अभी हम एक चीज पूरी कर लें, सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ना हो जाए। ये इसकी अगली बात मैं कल आपसे शेयर करूंगा कि इसको इग्नोर कब करते हैं। 2150 रेट भी अपडेट कर दें, इसको डिवाइड कर दें 250,000 पे, 86.01। नेक्स्ट, ये ट्रांजैक्शन हो गई, ये भी ट्रांजैक्शन हो गई। 8वीं ट्रांजैक्शन पे है, ये भी हो गई, यानी 5000 यूनिट्स वर इशू टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स। कहते वो जो 5000 यूनिट्स स्टोर डिपार्टमेंट से हमें वापस आए थे ना, हमने नए 5000 यूनिट भेज दिए, तो क्या करेंगे? ये है क्या भला? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यूनिट भेज रहे हो 5000, तो क्या करेंगे? जो भी डेट आएगी यहां डेट लिख देंगे, 5000 यूनिट किस रेट पे? 86.01। करो जरा 5000 मल्टीप्लाई बाय 86.01, 43005। क्या लाइन लगाएंगे या नहीं? नहीं, बैलेंस नहीं करेंगे, राउंड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 9, द सप्लायर डिलीवर्ड 2500 यूनिट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स व्हिच हैव बीन रिटर्न्ड बाय क्यूएल। ये कौन सी बात कर रहा है? वो जो 2500 यूनिट हमने वापस किए थे उसने हमें वापस दे। हम रेट कौन सा इस्तेमाल, क्योंकि ये परचेज और परचेज रिटर्न का एवरेज रेट नहीं होता, 85 इस्तेमाल होगा। 2500 वापस आ गए, 85 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दे 212500 और वापस रेट फाइंड कर देंगे। कुछ लोग इसको इग्नोर भी करवा देते हैं, कुछ लोग इनको जैसे ऊपर माइनस हो रहा है नीचे आकर प्लस हो रहा है। कितना आ गया? 247500। अमाउंट्स को भी करें जरा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, 21284950950 आपस में डिवाइड कर दें। अच्छा, ये ना जो वैल्यू कभी कभी जो कैलकुलेशन करने वाला बंदा होता है ना, वो गलत भी बता देता है, तो इसलिए सवाल आप अपनी वो जो कैलकुलेशन ठीक आ रही होती है उसके हिसाब से कर लिया करो। तो ये ना तो वही कैलकुलेशन बार बार फाइंड करने की कोशिश ना करने लग जाओगे ये कहां से आ रही है। तो वो कोई बंदा कैलकुलेशन बता सकता है, ऐसा गलती हो जाती है। कितना? 86 कर लें। उसके बाद 150,000 यूनिट्स इशूड फ्रॉम स्टोर।
क्या करेंगे 150,000 माइनस कर देंगे किस रेट के हिसाब से एवरेज रेट के हिसाब से करो जरा माइनस 1297 जी अभी ऊपर रिप्लेसमेंट पूछना तो पूरा बैलेंस किया है तो सिर्फ परचेज या परचेज रिटर्न सब हाँ तो ये जो 25 है ये एक तरह का परचेज हुआ है अब रिप्लेस पहले हम परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर चुके हैं ना जब दिया था वापस तो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया था अब वापस आया तो फिर परचेज रिकॉर्ड करेंगे या तो पहले दोनों ही रिकॉर्ड ना करते ठीक है हाँ जी 15086 के हिसाब से 12900 हाँ जी सेल के बाद आपको पता है अभी हमने काम नहीं करना उसके बाद लास्ट ड्यूरिंग फिजिकल अकाउंट कैरिड आउट ऑन 30th June 2010 it was noted that closing inventory include 500 units having NRV 30 per unit 4,000 units were found to be short अब समझो सवाल हमारा पूरा हो गया अब आप फाइंड करें अपना पहले क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट पड़े हुए हैं 2475 में से 150,000 माइनस कर दें 975 किस रेट वाले पड़े हुए हैं 86 वाले एवरेज रेट लेने ना अमाउंट कितनी पड़ी हुई है 8385 पहले ये सवाल यहां तक ओके करते हैं आपने ये है परपेचुअल सिस्टम का नया फॉर्मेट क्या करना है स्टॉक में आ रहे हैं यूनिट तो प्लस जा रहे हैं तो माइनस रेट कौन सा लेना है एवरेज सिर्फ दो जगह पर रेट वो लेना है जो अपना जाती रेट होगा एक परचेज और एक परचेज रिटर्न और उसके फौरन बाद रेट एवरेज रेट अपडेट कर देना डन अगली बात अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 97,586 के हिसाब से ये जो हमने बताया ना ये 97500 को मल्टीप्लाई किया 86 से फिर ये आ रही है लेकिन अगर हम माइनस करके लिखेंगे ना हमें वो अमाउंट लिखनी है तो माइनस करके लिखना है नहीं ये मल्टीप्लाई करके 950 तो वो आ रही है ये हमने 97,000 की बताई है वो तो थोड़ा सा ना राउंड ऑफ का फर्क आ रहा होता है ठीक है ना आपने इनको माइनस करके लिखवाना है 8384 वो 50 रुपए का फर्क आ रहा है वो 50 रुपए का राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है ऊपर भी तो आपने 0.99 को किया है ना नहीं ये अमाउंट इसमें आ रही है कि हम 86 को इससे मल्टीप्लाई करें मैं वही कह रहा हूं ये जो आपका 50 रुपए का फर्क आ रहा है वो 50 रुपए का राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है चले अभी वापस खामोशी इधर उसको छोड़ दें अब वो उधर राउंड ऑफ का फर्क है नेक्स्ट अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया उसके ऊपर आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है एनआरवी का वो क्या कह रहा है ये आपको पता चला है जब आपने फिजिकल अकाउंट किया क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 यूनिट ऑब्सोलीट हो चुके हैं जिसकी एनआरवी है अब उसने खुद एनआरवी बता दी और 4000 यूनिट मिल ही नहीं रहे शॉर्टेज हो गई अब आपने 4000 यूनिट की एंट्री बोला क्या पास करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट एक तो ये एंट्री पास हो जाएगी और जो एनआरवी वाली एंट्री है एनआरवी लॉस की भी अपनी एंट्री पास हो जाएगी उसका तरीका कार सुन ले ये अब आगे आपका वही पीआरसी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आप लिख लें शॉर्ट यूनिट यहां पर हम लिख लें डैमेज या ऑब्सोलीट यूनिट और यहां पर लिख लें गुड यूनिट शॉर्ट यूनिट कितने हैं 4000 डैमेज कितने हैं तो गुड कितने हैं बता सकते हो गुड कितने हैं 97,500 में से 45 को माइनस कर दें 93 डन तो यही होगा ना देखिएगा जरा कॉस्ट सब की है 86 क्योंकि वेटेड एवरेज में रेट एक ही होता है वेटेड एवरेज में रेट FIFO में अलग अलग हो सकता है वेटेड एवरेज में अलग नहीं होता
एनआरवी, शॉर्ट की एनआरवी कितनी होती है? तो है ही शॉर्ट, कुछ नहीं आया, सारे का सारा आपका लॉस है। 4000 को 86 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एनआरवी लॉस है या शॉर्टेज वाला लॉस है? कितना? 344,000। 500 वाले की एनआरवी कितनी है? 30। क्लोजिंग स्टॉक में कितना आएगा? 86 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे या 30 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे? 30 से। कितना? कोई मुझे एनआरवी लॉस बता सकता है इसका? और 86 वाला स्टॉक आपने 30 पे वैल्यू कर दिया, नुकसान कितना हुआ? 56 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। 86 वाला स्टॉक आप किस पे वैल्यू कर रहे हो? 30 पे। और जितना स्टॉक कम कर रहे हो वो सारे का सारा क्या है? एनआरवी लॉस। तो कितना लॉस आ गया? 56 मल्टीप्लाइड बाय 500, 28। इसकी सेल वैल्यू गुड है तो ये इसकी सेल वैल्यू भी गुड है, मतलब ये अपनी असल कीमत पे बिक जाएगा, ये 86 पे ही आ जाएगा। ये कितना आ गया? 93,000 मल्टीप्लाई बाय 86, 799,8। ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका शॉर्टेज लॉस, ये आपका आ गया एनआरवी लॉस। अब ये तो हमारा सवाल पेपर में अगर वो आपसे ये पूछे मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करके दें, तो ये जवाब है आपका, इन दोनों को प्लस कर दे, ये जवाब है। लेकिन उसने जर्नल एंट्रीज पूछी है। अब आपने जरा जर्नल एंट्रीज देखे, मैं पास टोटल पूरा क्वेश्चन क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया वो कल करवा देता हूं, लेकिन एंट्रीज हम पास कर सकते हैं। देखिए मैं निशान लगाता जाऊंगा और एंट्रीज पास होती जाएंगी। ये परचेज की एंट्री है, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, ये क्या था भला? ये आपने प्रोडक्शन को स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, और अमाउंट कौन सी आएगी? 12,450। ये 5,000 क्या था जो ऐड हो रहा है, ये वापस आया था। मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिर उसके बाद ये 150,000 मजीद खरीदा है, अमाउंट यहां से लेनी है और डेट को देखते जाए और एंट्री पास करते जाए। ठीक होगी बात? तो आपने कल ये एक क्वेश्चन दोबारा, एक खुद से ये दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसका कार्ड बनाकर, क्योंकि एंट्रीज में लिखवा तो दी है, टाइम खत्म हो गया, तो कल इंशाल्लाह ये सवाल मैं दोबारा आपको करवाऊंगा भी सही, और इसकी एंट्रीज भी। अब एंट्रीज आप इजीली पास कर सकते हो, वही एंट्रीज हैं, आपने सवाल करना है और ये आपका कार्ड बना हुआ, और इन्होंने भी आखिर में जो वैल्यू ली हुई है ना वो 86 ही ली हुई है। ठीक है, उन्होंने शॉर्टेज, आपने यहां से आगे सवाल पकड़ लिया है, ये देखें उसने शॉर्टेज इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, हमने शॉर्टेज अलग से कर दिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह सवाल एक और करेंगे इसके साथ, और मैं तो कहता हूं कि आप कोशिश करना 2 सवाल करके आप एग्जांपल नंबर 1 और 2 ट्राई कर लेना, सेल्फ टेस्ट का एग्जांपल नंबर 1, 2, फिर इसको मजीद कल इसके ऊपर बहस करेंगे, तो कल इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा टॉपिक।